भारी भरकम टीम है, तो सभी से मेरी अपेक्षा है कि अपनी बानगी भर दिखाएं। और मुझे बताया गया कि 12:30 1 बजे आप लोग चले जाते हैं, 12 बजे तो कार्यक्रम ही शुरू हो रहा है। तो आप कितनी देर सुनोगे ये मुझे पता नहीं है, परंतु फिर भी मैंने कोशिश की है। बाहर गेट पे ताला लगवा दिया है। नहीं, आजकल ऐसे ही ज़बरदस्ती घेर घोट के लाने पड़ते हैं। वो चक्कर क्या है कि लोग समझते हैं, अब वैसे और कार्यक्रमों में मुझे बता रहे थे शेखर जी कि भाई बहुत अच्छी तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं, शुरू में काफ़ी कम थे, अभी भी पीछे कई कुर्सियां खाली हैं। बोले बच्चे कम आते हैं क्योंकि चक्कर क्या है कि कवियों को हर कोई ना बोरिंग समझता है। सारे ज़बरदस्ती लाए हैं, मुझे पता है आप लोग, किसी को अटेंडेंस के डर से, किसी को मार्क्स में इंटरनल में नंबर काट दिए जाएंगे, है ना, डरा धमका करके लाए ना तुम्हें। हाँ, वो इमेज ऐसी बनी हुई है कवियों की ना कि कवि है तो बोर ही करेगा। वो दरअसल क्या है कि भाई साहब हर आदमी कवि को सोचता है कि ये मोदी जी की तरह है कि आएंगे अपने मन की बात करेंगे, दूसरों की सुनेंगे नहीं और फिर अपना झोला उठा करके चल देंगे, परंतु गलत सोचते हैं। क्योंकि कुछ कवि राहुल गांधी जैसे भी होते हैं, वो जब जब मुंह खोलते हैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का एंटरटेनमेंट ही करते हैं। तो आज जितने भी कवि हैं सारे राहुल गांधी ब्रांड के कवि हैं। और राहुल गांधी ब्रांड में भी जो सबसे बड़ा ब्रांड है हमारे बीच में, मैं आवाज़ लगाना चाहता हूं। तो मैं चाहूँगा कि अब यहाँ पर हमारे बीच में जिस कवि को मैंने कहा था हरफन मौला कवि, और अभी पिछले दिनों जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में, उस दिन इनका एक गीत भी लॉन्च हुआ था यूट्यूब पर और काफ़ी वायरल भी हुआ था। भक्ति रस भी लिखते हैं, श्रृंगार रस भी लिखते हैं, वीर रस भी लिखते हैं, सभी, इसलिए इनका नाम हरफन मौला कवि है। तो आज मेरा इनसे निवेदन है कि आपको सिर्फ हंसाने का काम करें। एक बार अपनी जोरदार तालियों से आवाज़ दीजिए देवेंद्र गौड़ को। बहुत खूब, बहुत सुंदर बेटा। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। आप इसलिए बुलाया गया है ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ सके कि कविता लिखना बहुत आसान है। और निश्चित रूप से जब आप मुझे सुनेंगे तो अगले साल आपको लगेगा कि इन सबको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं। और जीवन बस कुछ भी नहीं है, बस एक कॉन्फिडेंस का नाम जीवन है। आदमी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आदमी को कन्फर्म होना चाहिए जीवन में, कभी भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कन्फ्यूज़न बहुत बुरी चीज़ है। मुझे अभी आते ही मोहन शास्त्री जी मिले, मेरे गुरुजी हैं, तो मैंने कहा शास्त्री जी आप बहुत धार्मिक आदमी हैं, गीता का अध्ययन आपने किया है, रामायण का अध्ययन आपने किया है, आप धर्म कर्म के कामों में लगे रहते हैं। एक दिन ऐसा हो कि सुबह सुबह आपकी आंखें खुलें और भगवान आपके सामने खड़े हों तो आप कैसा महसूस करेंगे? शास्त्री जी बोले कि भैया महसूस बाद में करेंगे, पहले ये कन्फर्म करेंगे कि भगवान हमारे पास आए या हम भगवान। वाह वाह, बहुत सारी स्थितियां देखिए। अभी हम चले घर से कवि सम्मेलन के लिए, यशदीप जी हमारे घर आ गए, तो मैंने पत्नी से कहा कि यशदीप जी आए हैं, 2 कप चाय बना दीजिए। यशदीप जी बोले मैं चाय नहीं पीता। तो मैंने कहा रोटियां हो रही हैं, आप भी 2-2 रोटी खा लीजिए। और हम उस पीढ़ी के आदमी हैं जहाँ नाश्ता के नाम पर, लंच के नाम पर, डिनर के नाम पर सिर्फ रोटियां ही बनती हैं। तो मैंने कहा आप भी 2-2 रोटी खा लीजिए। इन्होंने कहा ठीक है। मैंने पत्नी से बोला कि यशदीप जी के लिए 2 रोटी बना दीजिए, यशदीप भी रोटी खा लेंगे मेरे साथ में। तो पत्नी खाना बना रही थी और किचन से जब आई तो हाथ में बेलन था और ड्राइंग रूम में आके बोली जी ये बताओ तुम दोनों 2-2 ही खाओगे या एक आध एक्स्ट्रा भी? तो मैंने कहा अरे भाग्यवान, साथ में रोटी या पराठा भी बोला कर, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत बुरी चीज़ है। बस कन्फर्म देखिए, मैं तो क्या छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देख रहा हूँ या मेरे भी कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो आजकल तो बच्चे भी बड़े कन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बच्चे को बुलाया कि बेटा ये बता कि लड़की में कौन सी मात्रा लगेगी? तो बच्चा बोला गुरुजी पहले लड़की दिखाओ। मैंने कहा लड़की में मात्रा बताने के लिए लड़की देखने की क्या जरूरत है? बोले गुरुजी वेरी सिंपल, कि लड़की छोटी होगी तो छोटी की मात्रा और बड़ी लड़की होगी तो बड़ी की मात्रा। तो
ऐसे ही बहुत सारी स्थितियां हैं। अब देखिए, मैं कंफर्मेशन की बात कर रहा था। अब पता है कि भाई कल 14 तारीख थी, कल बसंत पंचमी भी थी, कल वैलेंटाइन भी था। हाँ। लेकिन आपका कॉलेज कन्फर्म था कि हमें जो कार्यक्रम करना है वो बसंत पंचमी के अवसर पर करना है। अब मैं तो देखो वैसे भी ये मानता हूँ कि ये वैलेंटाइन कोई मतलब हमारे लिए तो हर रोजाना ही वैलेंटाइन है भाई। अब देखिए, मैं बताता हूँ दीपक जी, मेरे दादाजी और दादी की मैं बात बताता हूँ, बिना किसी चॉकलेट के, बिना किसी प्रपोज के, बिना किसी टेडी के, हाँ। भरा पूरा परिवार था, 11 संतान थी उनकी। तो हम भारतीयों को तो वैलेंटाइन की आवश्यकता ही नहीं है। और वैसे भी मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि भाई ये तो मैं तो ये समझता हूं कि ये तो एक लॉटरी के तरह है, लॉटरी की टिकट की तरह है। हाँ। लाखों व्यक्ति लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, लेकिन लगती कितनों की है? हाँ। एक की या दो की ही लगती है। तो किसी की लग गई तो लग गई, और जिसकी लग भी जाती है उसको फिर चस्का ऐसे लग जाता है कि वो बाद में जीते हुए को भी सब कुछ हार जाता है। वाह, तो ये सब बेकार की बात है बेटा। और मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सब ये कुछ एक्सपीरियंस के आधार में बता रहा हूं। अनुभव बोलता है, आपने सुना होगा, तो ऐसे ही कुछ अनुभव आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिए। स्वागत स्वागत। जो बात मेरे दिल में थी वो दिल में रह गई। जो बात मेरे दिल में थी वो दिल में रह गई। अरमानों की बस्ती मेरी पल भर में ढह गई। अरमानों की बस्ती मेरी पल भर में ढह गई। जिसको दिया था रोज अपनी जान मान कर, जिसको दिया था रोज अपनी जान मान कर, लेकर वो रोज धन्यवाद भैया कह गई। लेकर वो रोज धन्यवाद भैया कह गई। अब देखिए, तरह तरह के दौर हैं। दीपक जी ने मुझे बताया कि ये डिजिटल का दौर है, कुछ आप डिजिटली ट्राई कीजिए। देवेंद्र, दरअसल उस लड़की का दोष नहीं है जी, तुम्हारी शक्ल को देखकर ही भैया वाली फीलिंग आती है। मुझे तो लगता है भाभी जी भी कई बार गलती से भैया बोल देती हो। जी जी बिल्कुल। मैं ऐसी एक घटना आपको बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि क्योंकि 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही जो अपना ये शिक्षक प्रशिक्षण का कोर्स होता है मैंने वो कर लिया था। और वहाँ एक मैडम बड़ी सख्त थी। पहले जब हम 12वीं में पढ़ते थे तो वो कहती थी भाई लड़कियों से केवल बहन जी बोलना है आपको। तो मैं वहाँ बहन जी कहता था। बाद में एक ऐसे प्रोफेशन में आया, क्योंकि मैं स्कूल में एक शिक्षक हूँ, तो वहाँ तो हम मैडम जो होती है उनको भी बहन जी कहते हैं। तो मुझे तो लड़कियों से या महिलाओं से बहन जी कहने की ही आदत पड़ गई। अब क्या हुआ कि जब मेरे रिश्ते की बात आई, बहुत सारे मतलब लोग देखने के लिए आए, रिश्ता तय हो गया और एक लड़की को जब मेरे सामने बैठा दिया गया बातचीत करने के लिए, तो मैंने तो काफ़ी देर हो गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। फिर भी अंत में मैंने पूछा कि बहन जी आपका नाम क्या है? उसने नाम बता दिया। फिर मैंने पूछा कि बहन जी आप कितने बहन भाई हो? बोले अब तक तो 4 थे और 5वां तू आ गया। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं। तो दीपक जी ने बताया कुछ डिजिटली ट्राई कीजिए, लेकिन देखिए अपना तो वहां भी कैसा दुर्भाग्य रहा, सुनिएगा। ये दौर डिजिटल का है आभासी है माया। ये दौर डिजिटल का है आभासी है माया। इसकी वजह से प्यार में धोखा बड़ा खाया। इसकी वजह से प्यार में धोखा बड़ा खाया। दिन रात जिससे सालों करते रहे चैटिंग, दिन रात जिससे सालों करते रहे चैटिंग, समझाता जिसको मौन मोहन शास्त्री पाया। समझाता जिसको मौन मोहन शास्त्री पाया। अब देखिए बहुत सारी स्थितियां होती हैं। कई बार आपके सितारे अच्छे होते हैं तो कई बार कुछ बात बननी भी शुरू होती है। अब देखिए थोड़ी सी बात बनी तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, सुनिएगा। कि एक लड़की देख थोड़ी मुझको मुस्कुरा गई। एक लड़की देख थोड़ी मुझको मुस्कुरा गई। मुस्कान उसकी क्या बताऊं दिल पे छा गई। मिलने बुलाया मैंने
उसको रेस्टोरेंट में, मिलने बुलाया मैंने उसको रेस्टोरेंट में, निकली वो पूरी खब्बो 100 समोसे खा गई। तो ये तो सब अपने अपने मैंने बताया कि लॉटरी की टिकट है। और सुनिए कि बहुत सारे डे आते हैं, तो मैंने भी एक डे मनाने की कोशिश की। सुनिएगा कि या प्रपोज लेके रोज खुद को झुकाया, वो बैठते ना घुटने पे आजकल वो बुलबुल लेके, कि या प्रपोज लेके रोज खुद को झुकाया, करता हूँ ढेर प्यार मैंने उसको बताया, करता हूँ ढेर प्यार मैंने उसको बताया। उसने निकाल फोन अपने घर पे घुमाया, भाई ने आके उसके मेरा बैंड बढ़िया।